आज हम लोग देखने वाले हैं एबल्टन लाइव के सेटिंग पेज को। ठीक है, एबल्टन लाइव हमारा ओपन है। यहाँ पे सेटिंग पेज को खोलने के लिए दो तरीके हैं। पहला है ऑप्शन में जाएंगे, सबसे नीचे हम आएंगे यहाँ पे तो सेटिंग पेज हमको यहाँ पे खुल के आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका है शॉर्टकट की यूज़ कर लो सेटिंग पेज को ओपन करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस कॉमा जैसे ही दबाएंगे अपना ये सेटिंग पेज खुल जाएगा। तीसरा तरीका एक और है, डायरेक्ट अगर आपको ऑडियो वाला सेटिंग पेज तुरंत टैब वाला जो खोलना है, ऑडियो टैब वाला अगर सेटिंग पेज में कुछ खोलना है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे। ठीक है, ये माउस की हमारा यहाँ पे है, ये जो प्रोसेसर वाला दिख रहा है ना, इसके जस्ट बगल पे जब हम 44.1 किलो हर्ट्ज लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ऑडियो वाला जो टैब है वो खुल के आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सारे टैब को देख लेते हैं कि जो जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देखेंगे। पहले तो ऑप्शन में गए, सेटिंग पेज में गए। ठीक है, तो इस तरीके से खुल जाएगा। तो सेटिंग पेज में ना कई सारे टैब दिए हुए हैं, जैसे पहला है हमारा डिस्प्ले इनपुट, दूसरा है थीम कलर, तीसरा है ऑडियो, इसी तरीके से और भी बहुत सारे दिए हुए हैं। एक एक करके जो जो इम्पोर्टेंट है बस हम उसको देखते हैं। ठीक है ना, तो ज़्यादा छेड़खानी करोगे तो हो सकता है आपका प्रोजेक्ट में कुछ इशू आ जाए। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे डिस्प्ले और इनपुट को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, कई सारे ऑप्शन, जैसे कई सारे हेडलाइन यहाँ पे बने हुए हैं, जैसे डिस्प्ले का है, डिस्प्ले ऑप्शन है, उसके बाद नेविगेशन कीबोर्ड है, इस तरीके से और भी दिया है। तो सबसे पहले डिस्प्ले के अंदर लैंग्वेज, तो लैंग्वेज हमारा 4-5 लैंग्वेज, 4-5 नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है ये। तो इंग्लिश है तो इंग्लिश, अगर और कोई लैंग्वेज अगर आपको आता है या आप चूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। पूरे एबल्टन का जो लैंग्वेज है वो चेंज हो जाएगा, जो कि सारे डॉ में दिया होता है। उसके बाद आता है यहाँ पे जूम का। अगर आपको ये यूआई इसका बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा है, कुछ देखने में दिक्कत हो रहा है, तो आप यहाँ से इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो, जितना भी हो आप अपना स्क्रीन के हिसाब से या देखने के हिसाब से इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा जूम मत कर देना, नहीं तो सारी चीज़ें ना उसी में मिक्स हो जाएगा, तो आपको सारी चीज़ों को नेविगेट करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, और मान लो अगर गलती से इतना कर दिए तो इस पर हम डबल क्लिक कर देंगे तो जो रीसेट जो पहले डिफ़ॉल्ट जो साइज़ है वो हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे ये सब छोड़ो, यहाँ पे इतना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आता है ये शो स्क्रॉल बार, जैसे उस दिन हम लोग एक बार किए थे ना स्क्रॉल बार, जैसे ये जो स्क्रॉल बार दिख रहा है यहाँ पे मैंने ऑलवेज सेलेक्ट किया हुआ है, इस वजह से ये हमेशा दिख रहा है हमें। ठीक है, हर जगह हमको यहाँ पे ये दिखेगा, जैसे अभी तो इतना नहीं है, यहीं से हम लोग समझ लेते हैं। तो इसको स्क्रॉल बार दिख रहा है हमको। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे फॉलो सिस्टम हो जाए, मतलब जो सिस्टम जो विंडोज़ का या अगर मैक यूज़ कर रहा हो तो जो उसका सेटिंग होगा वही वो ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी कुछ स्क्रॉल बार नहीं दिख रहा है, जैसे इसको हम स्क्रॉल करेंगे माउस से तुरंत हमको यहाँ पे ये दिखने लगेगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तीसरा है क्या, व्हेन स्क्रॉलिंग, मतलब कि इस पर क्लिक करेंगे, जैसे इस पे ले जाएंगे स्क्रॉल, जो माउस का जो स्क्रॉल वाला होता है उस पर हम क्लिक करेंगे तब ये हमारा वापस आ जाएगा, और जैसे ही इस पे हटेंगे वो तुरंत गायब हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से इसको चूज़ कर सकते हो। ऑलवेज रखोगे तो आपको हमेशा दिखेगा, थोड़ा सा वो जगह लेता है लेकिन ये हमेशा दिखेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे दिया हुआ है हाइड लेवल। ठीक है, हाइड लेवल का मतलब हो गया कि जैसे यहाँ पे देखो मिडी फ्रॉम, मॉनिटर, मिडी टू, ये सब लेवल लिखा हुआ है। लेवल का मतलब कि उसका नाम लिखा हुआ है कि क्या मतलब है उसका, जैसे ऑडियो टू, क्यू आउट, ये सब लिखा हुआ है ना। अगर आपको ये नहीं देखना है तो आप यहाँ से सीधे हाइड कर सकते हो। तो सारी चीज़ें देखो सब जगह से ये हाइड हो गया। ठीक है, तो इसको शो रहने दो, आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा, तब कि पता चलेगा कि क्या चीज़ें हैं, एक ही में मिक्स नहीं होगा। जैसे देखो अभी इसको अगर हम हाइड कर देंगे देखो इसी में मिक्स हो गया, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो जैसे है वैसे, कुछ चीज़ों को जैसा है वैसा ही छोड़ दो तो ज़्यादा सही है। उसके बाद है यहाँ पे ऐसा कोई खास इसमें नहीं है। अगले टैब में आते हैं थीम एंड कलर। ठीक है, अगले टैब में यहाँ पे थीम एंड कलर पे दिया हुआ है, पहला थीम है, अपीयरेंस है, टोन है, ये सब सारी चीज़ें। तो पूरे एबल्टन लाइव का हम कलर, थीम, ये सब सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। तो पहला यहाँ पे डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है, उसके बाद कुछ थीम दिए हुए हैं, प्री जो डिज़ाइन फ्री कलर वाले जो होते हैं, देखो अलग अलग दिया हुआ है सारा। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही ब्लू में आ गया है। उसके बाद क्लासिक मीडियम, मतलब क्लासिक ब्लैक दिया हुआ है। उसके बाद लाइट दिया हुआ है, मतलब कि ब्लैक मतलब डार्क वाला, मतलब क्लासिक मतलब कि जो
एबल्टन लाइफ 10 के समय पे जो यूआई था उस टाइप का थोड़ा सा ये आपको ओल्ड लुक चाहिए तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये वाला दिया है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ठीक है। तो ओवरऑल इसका जो ये जो बटन दिया हुआ है ये येलो कलर का था, तो यहाँ पे पिंक कलर आपको चाहिए तो पिंक कलर वाला दे सकते हो। तो इसी तरीके से अलग अलग यहाँ पे थीम दिए हुए हैं, डिफ़ॉल्ट रखते हैं इसको। अपीयरेंस में यहाँ पे लाइट और डार्क दिया हुआ, और जो सिस्टम फाइल वाला फॉलो सिस्टम वाला दिया है, मतलब कि विंडोज़ का जो सिस्टम रहेगा, जैसे हमारा डार्क थीम है, तो यहाँ पे जैसे ही हम इसको सिस्टम वाला करेंगे ये भी हमारा डार्क हो जाएगा, ताकि पूरा ओवरऑल हमारा जो यूआई है पूरा डिस्प्ले का वो सारा कुछ मैच हो जाए, ठीक है। अगर हम इसे यहाँ पे लाइट कर देंगे, मान लो हम पर्सनलाइज में गए, कलर में गए, और यहाँ से हम इसको लाइट कर देते हैं यहाँ पे गए लाइट किए तो एबल्टन भी हमारा लाइट में आ गया, तो थोड़ा सा ठीक लगता है। तो मुझे डार्क पसंद है तो मैं डार्क रखता हूँ, थोड़ा सा आंखों के लिए भी ठीक होता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आपको नहीं हमको विंडोज़ का लाइट चाहिए, इसका डार्क चाहिए, या विंडोज़ डार्क चाहिए, इसका लाइट चाहिए, तो आप अलग अलग इसको चूज़ भी कर सकते हो अपने हिसाब से। तो जैसे आपने किया था अभी कि ये डार्क है और ये हमारा लाइट है, तो उस तरीके से भी आप चूज़ कर सकते हो जो भी आपको देखने में सही लगे। उसके बाद आता है टोन। टोन का मतलब 3 टोन होते हैं, एक कूल होता है मतलब ब्लू, वो ब्लूइश हो गया थोड़ा। उसके बाद आता है नेचुरल, मतलब जो नेचुरल कलर होता है वो। उसके बाद वार्म, वार्म का मतलब होता है येलोइश होना, से येलो येलो टाइप का देखो दिख रहा है, ठीक है। जैसे मोबाइल में भी एक होता है कि नाइट लाइट वाला करके होता है ना, वैसा कुछ हो जाता है। ये विंडोज़ में भी दिया होता है, हर हर उसमें होते हैं। तो यहाँ पे न्यूट्रल दिया हुआ है, नेचुरल कर रहा है, न्यूट्रल लिखा हुआ है। उसके बाद हाई कॉन्ट्रास्ट का एक ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब कि जितने भी चीज़ें टेक्स्ट हो गया या जितने भी लाइन है, जितने भी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उसको और ज़्यादा हाईलाइट करना है आपको। तो यहाँ पे हम इसे क्लिक कर देंगे, देखो ज़्यादा और ज़्यादा पंप एकदम हाईलाइट हो गया पूरा, देखो एकदम और ज़्यादा जो ब्लैक था वो और ज़्यादा डार्क दिखने लगा, देखो दोनों में डिफरेंस, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। तो मैं जो डिफ़ॉल्ट है उसी को देखना चाहता हूँ। उसके बाद ग्रिड लाइन इंटेंसिटी लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब कि जैसे ये जो लाइन खींचे हुए हैं ना छोटे छोटे, ये इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिड, ठीक है। तो इसके इंटेंसिटी को हम लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे 0 कर दिए तो वो हमें दिख ही नहीं रहा है कुछ, और अगर हम ज़्यादा कर दें 200 कर दें तो कुछ ज़्यादा ही डार्क दिख रहा है। लेकिन हम अपने हिसाब से इसको चूज़ कर सकते हैं, तो आप भी अपने हिसाब से इसको रख सकते हो। तो 100 वाला ठीक है, डबल क्लिक किया 100 पे अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट जो है होता है वो सेट हो गया, ठीक है। तो ये ग्रिड के लाइन को अपने हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो। उसके बाद ओवरऑल ब्राइटनेस आपको कम ज़्यादा करना हो, बहुत ज़्यादा वाइट करना, बहुत ज़्यादा डार्क, लाइट में भी डार्क करना, जैसे एकदम अंधेरा है उस सिचुएशन में अगर कुछ काम कर रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा डिम भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद एक्स्ट्रा डार्क बेसिकली इसको बोलते हैं। उसके बाद कलर इंटेंसिटी दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे ह्यू, जैसे पिक्चर में हम लोग यूज़ करते हैं ना ह्यू वाला, जैसे मान लो इसको हम फुल कर दिए और यहाँ पे कलर ह्यू, ह्यू का मतलब कि जितने भी 7 रंग होते हैं उस हिसाब से हम इसको कलर कर सकते हैं, जैसे देखो, ठीक है। रेड है, फिर वायलेट हो गया, फिर पिंक हो गया, इस तरीके से ब्लू हो गया, फिर सियान कलर हो गया, फिर ग्रीन हो गया, फिर येलो हो गया, रेड हो गया, फिर वापस इस तरीके से आप अपने हिसाब से इसको कम ज़्यादा अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। जैसे मान लो हमें चाहिए वायलेट में, वायलेट चाहिए लेकिन थोड़ा कम चाहिए, तो उस हिसाब से हम इसको रख दिए, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट ही ठीक है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा बढ़ा के डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, उसके बाद इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये 0 0 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद और ऑटो असाइन ट्रैक कलर लिखा हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, जैसे ये जो नए नए ट्रैक्स हम लोग क्रिएट करते हैं तो देखो सब अलग अलग कलर के हैं। जैसे हम कुछ नया कलर नया ट्रैक बनाए तो देखो सब अलग अलग कलर के बने हुए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये सेम ही कलर के बने, मतलब हम जो कलर यहाँ पे सेट कर देंगे, चूज़ कर लेंगे। जैसे ऑफ कर दिए इसको, अब यहाँ से कोई एक कलर हम लोग यहाँ चूज़ कर लेते हैं। जैसे मान लो मुझे ग्रीन चाहिए, ग्रीन पे क्लिक किया, अब जब भी हम कोई नया ट्रैक बनाएंगे वो ग्रीन कलर में हमें सारा कुछ दिखेगा, ठीक है ना। तो आप ये कर सकते हो अपने हिसाब से, आप ऑटो रखो, ये जैसा भी हमें तो अलग अलग कलर लेके उसके बाद उसको असाइन ट्रैक करना पसंद है ज़्यादा, ग्रुप करके, ठीक है। तो वो चीज़ कर सकते हो। उसके बाद रेड्यूस कलर, मतलब रेड्यूस कलर का मतलब हो गया कि जैसे ये बहुत ज़्यादा डार्क कलर कोई नहीं लेगा, बहुत थोड़ा सा कम ही कलर लेगा, मतलब बहुत ज़्यादा कलर को शिफ्ट नहीं करेगा, तो उस तरीके से यहाँ पे रेड्यूस कलर को
ले सकते हो। उसके बाद क्लिप कलर है, ट्रैक कलर को फॉलो करेगा या रैंडम करेगा, मतलब कि जैसे मान लो मिडी क्लिप मिडी वाला चैनल देखो इस कलर का है। अब हम जब भी इसको बनाएंगे वो ट्रैक कलर अभी यहाँ पे चूज है ना, देखो ट्रैक कलर चूज है, इसका मतलब कि जो ट्रैक का कलर होगा उसी कलर में ये बनेगा सारा। जो भी हम जितना भी हम इसमें रिकॉर्डिंग करेंगे या कुछ नया क्रिएट करेंगे वो उसी कलर में बनेगा। बट यहाँ पे अगर हम रैंडम कर देंगे, अब ये अपने हिसाब से जो मन करेगा उसी कलर में ये देगा। अब ट्रैक के कलर से कोई मतलब नहीं है इसका, देखो हर बार ये नया कलर दे रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको रख सकते हो। बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा एक ही चैनल में बहुत सारी चीज़ें रखे हो, तब उसके सिचुएशन में थोड़ा सा आइडेंटिफाई सही तरीके से जल्दी हो जाए, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे इसको अलग अलग कलर में रख सकते हैं। अदरवाइज सेम कलर रहे तो ज़्यादा बेटर है, म्यूज़िक बनाने के लिए सेम कलर रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा। तो बस ये हो गया। उसके बाद हम लोग आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टैब पे, जो आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, मतलब रेगुलर ही आप इसका यूज़ करने वाले हो। तो अगला है हमारा ऑडियो। ऑडियो में ध्यान से देखना इस चीज़ को। जैसे देखो पहला लिखा हुआ है यहाँ पे ड्राइवर टाइप, मतलब कि यहाँ पे हमें ACO और MME डायरेक्ट एक्स लिखा हुआ है, और नो ऑडियो। नो ऑडियो तो जाहिर सी बात है कोई भी ड्राइवर नहीं लेगा, ये नो ऑडियो हो गया ये। ठीक है, कोई भी, चाहे हेडफोन लगा लो, चाहे आप स्टूडियो मॉनिटर लगा लो, चाहे स्पीकर लगा लो, कुछ भी लगाओगे कोई ऑडियो इसमें नहीं आएगा। लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है? MME और डायरेक्ट एक्स मतलब कि जो विंडोज़ का होगा या मतलब विंडोज़ PC है मेरा, तो विंडोज़ का ही यहाँ पे दिखा रहा है। तो जो विंडोज़ की तरफ से जो बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑडियो के लिए ड्राइवर होता है वो यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, जो कि लेटेंसी देता है, बहुत ज़्यादा लेटेंसी आएगा अगर हम कुछ भी करेंगे तो लेटेंसी इस पे आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो OBS सॉफ्टवेयर जिसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता है वो ECU को सपोर्ट नहीं करता है, इस वजह से मुझे ये सेलेक्ट करके आपको बताना पड़ता है। कोई भी होता है तो ये करना पड़ता है। लेकिन आपको चाहिए कि परफेक्ट एकदम नो लेटेंसी। लेटेंसी का मतलब कि जैसे कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो तो एकदम परफेक्ट टाइमिंग पे रिकॉर्ड होगा, अगर लेटेंसी रहेगा तो वो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ होता है यहाँ पे। तो अगर आपको नो लेटेंसी वाला चाहिए, मतलब ज़रा सा भी वो डिले ना हो, कुछ भी रिकॉर्डिंग अगर आप कर रहे हो या कुछ भी हम कीबोर्ड से प्ले कर रहे हैं, तो अगर आपको डिले नहीं चाहिए तब हम हमेशा इसको ACO पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ACO पे सेलेक्ट करने पे थोड़ा सा टाइम लेता है ये। जैसे ही सेलेक्ट कर लेगा उसके बाद अगला आता है हमारा ACO, मान लो सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, उसके बाद आता है ऑडियो डिवाइस, मतलब कि अगर आप हेडफोन या कुछ ऐसा यूज़ कर रहे हो तो आप रियल टेक का अगर आपके पास इंस्टॉल है पहले से तो वो चूज़ कर सकते हो। ACO फॉर ऑल जो लिखा हुआ है इसको हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपको डालना ही पड़ेगा, चाहे यूज़ करो या ना करो, आपके PC में होना ही चाहिए। ठीक है, तो ACO फॉर ऑल लिख के यहाँ सर्च कर लो और डायरेक्ट जो पहला वेबसाइट आपको आएगा यहाँ से इसको डाउनलोड करके जस्ट इंस्टॉल कर दो सिर्फ। ठीक है, तो वो तुम्हारा सब सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये ड्राइवर यहाँ से हम डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो उस चीज़ के लिए है। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास इंटरफेस है या मिक्सर है तो आप अलग से यहाँ पे उसको जो भी कनेक्ट करोगे उसका ड्राइवर अलग अलग आता है। जैसे यामाहा का अगर मिक्सर है तो आप यामाहा वाला ACO ड्राइवर उसके वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हमको यामाहा का ही डाउनलोड करना है, तो हम जिस कंपनी का आपको डाउनलोड करना है उस कंपनी का नाम लिखो यहाँ पे, जैसे मान लो यामाहा ACO ड्राइवर फॉर विंडोज़ 11 या मैक, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मान लो आपके पास फोकस राइट का है, तो फोकस राइट ACO ड्राइवर, देखो यहाँ आ गया ना ACO ड्राइवर वाला, ACO ड्राइवर क्लिक करो, जो भी तुरंत खोल के दे देगा। मॉडल अपना चूज़ करो, किस जनरेशन का आपका इंटरफेस है, 4th जनरेशन, 3rd जनरेशन, 1st जनरेशन, इस तरीके से अलग अलग मॉडल आते हैं ना, इसके बहुत सारे इंटरफेस आते हैं। तो कौन सा है सही मॉडल चूज़ करके उसके बाद आपको इंस्टॉल करना है। मान लो किसी और कंपनी का है तो आप अलग कंपनी का जो भी कंपनी है उसका नाम लिखो और ACO ड्राइवर फॉर विंडोज़ 11 या फॉर मैक इस तरीके से लिख के सर्च कर लो, आपको तुरंत उसके वेबसाइट तुरंत पहला लिंक आपको मिल जाएगा। उसको इंस्टॉल करके रीस्टार्ट कर लो PC। ठीक है, तो उसके बाद जब एबल्टन लाइव ओपन करोगे तो आपको
यहीं पे आपको दिखने लगे, जैसे फोकस राइट मेरे में दिखा रहा है, पायनियर डीजे मेरे पास कंसोल है तो उसका दिखा रहा है, बाकी बटन पुश का दिखा रहा है। तो इस तरीके से आपको वहाँ पे शो करने लगेगा। तो जो भी आपका इंटरफेस या मिक्सर जो भी होगा वो उसको हम लोग यहाँ से चूज़ कर लेंगे। तो मेरे पास फोकस राइट USB ऑसियो जो फोकस राइट का 2x2 है, अभी फिलहाल वो कनेक्टेड है तो हम यहाँ से चूज़ कर लिए हैं और ये हमारा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब मान लो तुमको ACO में नहीं यूज़ करना है किसी वजह से, जैसे मुझे यहाँ पे ACO हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें ऑडियो आएगा ही नहीं, तो हम MME सेलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। अब यहाँ पे हम ऑडियो डिवाइस पे जाएंगे और यहाँ पे आपका जो भी ऑडियो इंटरफेस या मिक्सर होगा वो यहाँ पे शो करने लगेगा। तो हम यहाँ पे ये सेलेक्ट कर ले रहे हैं फिलहाल। अभी देखो फिर ये हट गया, फिर से रिकनेक्ट करेंगे तो आ जाएगा। उसके बाद इनपुट के लिए दिया हुआ और आउटपुट के दिया हुआ है, तो इनपुट के लिए भी हमको सेम वही चाहिए। अब जैसे माइक्रोफोन एरे लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये लैपटॉप के उससे माइक्रोफोन से लेगा। और अगला वाला जो है ये फोकस राइट लिखा हुआ है, इसका मतलब कि हम फोकस राइट पे कोई कंडेंसर माइक कनेक्ट करेंगे, उसके बाद हम उस पर रिकॉर्ड करेंगे तो हम उसको चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कभी कभी अगर डायरेक्ट ये DX वाला अगर नहीं लेता है दोनों में से, तो आप जो वेव वाला होता है उसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो दोनों एक ही तरह से काम करता है, ठीक है ना। तो आप पहले कोशिश करना कि DX वाला ही लेना, हमेशा वेव वाला यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके से इनपुट के लिए मतलब माइक्रोफोन और आउटपुट के लिए मतलब कि आपका स्पीकर, हेडफोन, ये सब सारी चीज़ें इसके अंदर आता है। उसके बाद आता है चैनल कॉन्फ़िगरेशन। इसको तो आप छूना ही नहीं है, लेकिन दिखाता है कि आपका जो इंटरफेस है या जो भी आपने चूज़ किया यहाँ पे वो कितने चैनल को सपोर्ट करता है। जैसे मेरा जो है फोकस राइट वाला है वो 2 चैनल को सपोर्ट करता है, मतलब 2 माइक्रोफोन लगा सकते हैं और 2 आउटपुट लगा सकते हैं लेफ्ट एंड राइट के लिए। अगर और भी ज़्यादा अगर बहुत सारे चैनल वाले अगर कई सारे माइक्रोफोन या कई सारे हम स्पीकर में कनेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे दिखने लगते हैं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से यहाँ पे दोनों में आपको इनपुट आउटपुट में जैसे 1 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 3 और 4 लिखा रहेगा, फिर 5 और 6 लिखा रहेगा। इस तरीके से बहुत सारे आते हैं। उसको ऑन ऑफ करने का बटन भी दिया होता है यहाँ पे, तो वो चीज़ होता है इसमें। तो इसको छूने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। मेन आपको यही है कि आपको ये चूज़ करना पड़ेगा कभी कभी, और जब आपको रिकॉर्डिंग करना हो या कुछ आप पियानो से कुछ बजा रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आपको ACO पे ही हमेशा यूज़ करना है। वैसे जो जितने भी DAW होते हैं वो ACO पे ही काम करते हैं, लेकिन ACO पे ये है कि थर्ड पार्टी से अगर जैसे मान लो ये OBS चल रहा है तो OBS पे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उसमें ये ACO को सपोर्ट नहीं करता है, तो हमको MME करना पड़ता है। तो तब जाके जो DAW का जो आउटपुट आएगा या इनपुट आएगा वो इस सॉफ्टवेयर के अंदर जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये काम करता है। उसके बाद आता है सैंपल रेट। इन सबका अलग से हम क्लास लेंगे, फिलहाल सैंपल रेट और बफर साइज का क्या होता है, लेकिन फिलहाल के लिए हम बता दे रहे हैं कि इनपुट आउटपुट सैंपल रेट यहाँ पर लिखा हुआ है 44 चूज़ करना है आपको, क्योंकि जितने भी ज़्यादातर जितने भी सैंपल होते हैं ना जो किक, क्लैप, स्नेयर या लूप कोई उठाते हो जितना भी, वो 44 100 पे ही होता है। अगर आप 48 कर दोगे तो उसका साउंड चेंज हो जाएगा, पिच डाउन होके साउंड करेगा वो। इसी वजह से यहाँ पे 44 ही रखना है। लेकिन आप मिक्स मास्टर कर रहे हो तब जाके आप इसको 48 कर सकते हो अगर उसमें रेंडर कर रहे हो तो। और इसका जो कन्वर्जन है वही है, कितना पिच डाउन होना है कितना दे, तो नॉर्मल, हाई क्वालिटी आप जो भी चूज़ करो दोनों ठीक है, ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ता इससे। उसके बाद आता है बफर साइज का मतलब ये है कि लेटेंसी कितना। देखो यहाँ पे लेटेंसी लिखा हुआ है ना, मतलब कि डिले आएगा। तो जितना कम रखोगे उतना कम डिले रहेगा, जितना ज़्यादा रखोगे उतना ज़्यादा डिले देगा। तो कम तब रखा जाता है जब आप कुछ रिकॉर्डिंग कर रहे हो माइक्रोफोन से या कोई पियानो से कुछ रिकॉर्ड कर रहे हो, तब हम इसको कम रखेंगे। लेकिन जब हम मिक्सिंग एंड मास्टरिंग करते हैं तब जितना भी मैक्स है आप मैक्स वाला ही रखोगे, ठीक है। तो दोनों का ये चीज़ होता है। उसके बाद यहाँ पे आया है नीचे टेस्ट, स्पीकर को टेस्ट करने के लिए बेसिकली यहाँ पे है टोन, ठीक है। यहाँ पे आपको साउंड हो सकता है ना सुनाई दे, तो यहाँ पे टोन लिखा हुआ है। तो ये टोन का वॉल्यूम दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग चूज़ करके आप अपने स्पीकर को चेक कर सकते हो कि वो लो, मिड, हाई सारे फ्रीक्वेंसी को प्रॉपर वो साउंड कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो बेसिकली स्पीकर की क्वालिटी को या स्पीकर को चेक करने के लिए कि कहीं ख़राब तो नहीं है, डिफेक्टिव तो नहीं है, ऐसा कुछ अगर आपको चेक करना हो तो आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद CPU सिमुलेटर दिया हुआ है, तो इसको जैसा है वैसा रहने दो। बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑफ रहता है, इसको तब यूज़ करते हैं जब हम स्पीकर को चेक करते हैं तब, इसीलिए टेस्ट लिखा हुआ है, सिर्फ टेस्ट के काम में आता है।
उसके बाद आता है लिंक एंड टेम्पो, इन सब को भी आपको नहीं छूना है। यहाँ पे कुछ चीज़ों का बस आपको ध्यान देना होगा, जैसे शो टेम्पो फॉलोअर टॉगल लिखा हुआ है। अभी देखो यहाँ पे कोई एक फॉलो नाम का कोई बटन नहीं दिख रहा है, जैसे ही हम, क्योंकि यहाँ पे हाइड है, जैसे हम इसको क्लिक करेंगे शो यहाँ पे लिखा गया। अब यहाँ पे देखो फॉलो बटन आ गया। ये तब काम आता है जब कोई आप लाइव इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हो, मतलब कनेक्टेड है एबल्टन लाइव के साथ। ड्रम का जो बीपीएम, ड्रम जैसे जैसे जिस स्पीड पे बजाओगे एबल्टन उसके हिसाब से अपना फॉलो करता रहेगा, उसके बीपीएम को अपने आप ही ऊपर नीचे चेंज करता रहेगा, ताकि वो खराब साउंड ना करे या ऑफ साउंड ना करे, उसके लिए होता है। तो ये लाइव परफॉर्मेंस में ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग हाइड रखते हैं फिलहाल। उसके बाद आता है ये सिंक बटन दिया हुआ है, रीसिंक बटन, मतलब कि जैसे लिंक भी हम लोग यहाँ से करते हैं ना, लिंक का भी एक ऑप्शन दिया होगा इसमें कहीं। शो लिंक टॉगल यहाँ लिखा तो है, लेकिन ये लिंक शो नहीं कर रहा है इसमें। हो सकता है ये जब एसीयू पे करेंगे तब दिखाएगा। ये बात देखते हैं एक करके। एसीयू किए इसको, देखो लिंक बटन आ गया यहाँ पे, ठीक है। लिंक बटन से क्या होता है कि एक पीसी है और दूसरा पीसी है, दोनों में एबल्टन ओपन है, ठीक है। उन दोनों एबल्टन को एक साथ लिंक कर सकते हो, जो चीज़ इस पे करोगे वो चीज़ इस पे भी होगा। तो एक तरह से मान लो बहुत बड़ा स्टूडियो है और कहीं और कोई बैठा है और आप कहीं और बैठे हो, बस उसको गाइड करने के लिए भाई ये टाइम सिग्नेचर चाहिए, ये बीपीएम चाहिए, तो वो चीज़ के लिए आप लिंक बटन इसको क्लिक करो, वो सेम वाईफाई से दोनों कनेक्टेड होना चाहिए और उसके बाद ये लिंक हो जाएगा। देखो यहाँ पे अब आ गया। आपको हाइड करना है तो हाइड भी कर सकते हो, हाइड कर दिए, हट गया। शो करेंगे तो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद स्टॉप सिंक विंक करने के लिए वो चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसको हटा देते हैं फिलहाल के लिए, ज़रूरत नहीं है इसकी। उसके बाद मिडी कंट्रोलर, ये सबको कुछ नहीं छेड़ना है आपको। फिर फाइल, इसमें भी कुछ भी आपको नहीं छेड़ना है, ठीक है। मतलब कि ये वो दिखा रहा है कि आपका जो एबल्टन के जो बैकअप फाइल है या जो भी ज़रूरत के चीज़ें हैं वो सब कहाँ कहाँ सेव होता है, वो चीज़ के लिए दिया हुआ है यहाँ पे। लाइब्रेरी के अंदर आएंगे तो यहाँ पे वही है, जो एबल्टन की तरफ से जो सैंपल लाइब्रेरी मिलता है या जो भी चीज़ें स्प्लाइस इंटीग्रेशन जो भी आपको शो कराना है कि नहीं कराना। जैसे यहाँ पे देखो स्प्लाइस दिख रहा है यहाँ पे, अब मुझे नहीं इसको चाहिए तो हम यहाँ से सीधे हाइड कर देंगे, यहाँ पे स्प्लाइस का ऑप्शन हट जाएगा। तो वही सब कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे पुश और क्लाउड हमको नहीं चाहिए, यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। देखो हट गया यहाँ पे। तो इस तरीके से डाउनलोडेबल पैक्स दिया हुआ है, तो अपने हिसाब से इसको हम ऑन कर देते हैं फिलहाल, ठीक है। तो ये है। उसके बाद प्लगइन, ये इंपॉर्टेंट है, आपके काम के है। यहाँ पे जो भी हम थर्ड पार्टी प्लगइन इंस्टॉल करेंगे ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहता है, तो हम इसको ऑन करेंगे और जहाँ पे भी आपका प्लगइन का जो DLL फाइल होगा, इसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे वैसे, तो DLL फाइल होगा उसको लोकेशन दे देंगे। जैसे फिलहाल मेरे में C ड्राइव के प्रोग्राम फाइल के स्टीमबर्ड नाम के VST प्लगइन के अंदर ये फोल्डर का नाम बेसिकली ये पूरा लिखा हुआ है, इसके अंदर सारे प्लगइन्स मेरे इंस्टॉल हैं, तभी हमारा यहाँ पे सारा प्लगइन दिखा रहा है, ठीक है। तो उसका लोकेशन दे देंगे, वो जितने भी प्लगइन उसके अंदर होंगे, DLL फाइल होगा, सबको ये दिखा के उसके बाद यहाँ पे शो करेगा। अगर आपको ये ऑन नहीं है, दोनों से एक VST3 वाला होता है और एक VST2 वाला होता है, दोनों आपका ऑन होना चाहिए, तभी यहाँ पे प्लगइन दिखाएगा, अदरवाइज आपका प्लगइन शो नहीं करेगा। VST3 वाला है, बस ये आपको ऑन कर देना है। जो प्लगइन्स आपका VST3 फाइल को सपोर्ट करते हैं वो ऑटोमेटिक ये डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन VST2 के लिए आपको लोकेशन प्रॉपर देना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है रिकॉर्ड वर्क के लिए कुछ ऑप्शन आपको ऑन ऑफ करने के लिए दिया हुआ है, तो लेकिन इसको आपको नहीं छेड़ना। जैसे मान लो कोई लूप फाइल, जैसे कोई ऑडियो फाइल ले लेते हैं, जैसे रैंडम, मान लो ये ले लिए। अब इसके अंदर जैसे मान लो ये ऑन ऑफ करने का बटन दिया हुआ है, इस पर बीट हमको चाहिए कि क्या चाहिए, वो चीज़ डायरेक्ट हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कि बटा बाय डिफ़ॉल्ट वो किस पे सेट रहे। कॉम्प्लेक्स कर दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा जब भी करोगे वो कॉम्प्लेक्स पे ही सेट हो जाएगा हमेशा, तो इसको भी नहीं छेड़ना, जैसा ज़रूरत पड़े तब करो, नहीं तो हमेशा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहिए। कॉम्प्लेक्स करने से थोड़ा सा साउंड में मडीनेस आ जाता है, थोड़ा सा ख़राब साउंड करने लगता है। बिट डेप्थ आपका 24 होना चाहिए, ताकि आपका जो क्वालिटी है, रिकॉर्डिंग जो क्वालिटी जो आप रिकॉर्ड करोगे उसकी क्वालिटी 24 हो, ताकि उसका लाउडनेस प्रॉपर डेप्थ उसका रहे, ताकि लाउड करने पे फटे ना हो, ठीक है। अगर सोलो कर दोगे तो लाउड करोगे, मान लो यहाँ से गेन हम बढ़ाएं और वो तुरंत फटने लगेगा। अगर आप 24 या 32 यूज़ करोगे तो कितना भी लाउड करो वो
फिट है, मतलब फटेगा नहीं वो आवाज़, ठीक है, उसी के लिए। उसके बाद यहाँ पे लाइसेंस वाला दिया हुआ है फाइल, उसको भी नहीं छेड़ना है आपको। तो मेन मेन चीज़ें जो हैं आपका ऑडियो वाला है और प्लगइन वाला है, यही दो मेन आपको ज़्यादातर यूज़ करना हो। बाकी थीम चेंज करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा सेटिंग पेज का हिसाब किताब। अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में।